आज देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ अणु के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है और इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको पूछेगा कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचना को समझाइए। आपको कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा, संरचना को समझाने के लिए बोला जाएगा। तो संरचना को आपको कैसे समझाना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हम लेते हैं राइबोज। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो राइबोज आपको पता ही होगा, ये पेंटोज शुगर होता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों ही पेंटोज शुगर है। इसके स्ट्रक्चर को कैसे लेना है, तो इसमें देखेंगे हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एक चक्रीय हेमी एसिटल संरचना होती है और इसका निर्माण जो होता है C1 और C4 कार्बन या तो C1 और C5 के मध्य ईथरी बंध बनने से बनता है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि ये आपका 1 पोजीशन हुआ, तो ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 पोजीशन और ये आपका हुआ 4 नंबर का पोजीशन। वैसे ही एक और बॉन्ड जो होता है वो आपका क्या होगा, C1 और C5 के मध्य ईथरी बंध बनने से होता है। चलिए इसी को देखते हैं। C1 C4 क्या है, तो C1 और C4 के मध्य ऑक्साइड वलय स्थापित होने से 5 सदस्यीय चक्रीय ऑक्साइड वलय बनेगा और इस वलय को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, फ्यूरेनोज रूप या फ्यूरेनोज फॉर्म के नाम से। अच्छा, अगर ये C1 और C5 के मध्य अगर बंध बनेगा तो ये वाला जो चक्रीय ऑक्साइड होगा ये 6 सदस्यीय मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो ऐसे ऑक्साइड वलय को हम पायरेनोज रिंग के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ ये? अच्छा, तो आपके मन में सवाल आएगा कि योगेश ये चक्रीय संरचना को हम कैसे देखेंगे। चलिए देखते हैं इसी को। तो ये जो चक्रीय संरचना होती है, इसमें अचक्रीय संरचना की तुलना में एक किरेल केंद्र अधिक होगा। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें और क्या है, अतः ये प्रत्येक पेंटोज के 2 चक्रीय डायस्टीरियो आइसोमेरिक रूप हो जाएंगे। अब ये डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म क्या है, तो डायस्टेरियोमेरिक जो फॉर्म हम देखते हैं, एक आप इनांसियोमेरिक देखते हैं, एक दूसरा होता है डायस्टेरियोमेरिक। अच्छा, ये डायस्टेरियोमेरिक का हिंदी रूप क्या होता है, अगर पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, योगेश ये डायस्टेरियोमेरिक रूप क्या है। तो इसके बारे में बता दूं, जैसे कि आप ये एक सिंपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये OH यहाँ पर डाल रहा हूँ और ये हाइड्रोजन यहाँ पर डाला। यहाँ पर आपका कोई एक ग्रुप जैसे कि COH ग्रुप डाल दिया, यहाँ मैं CH3 ग्रुप डाल देता हूँ। चलिए ठीक, इसको हम, अच्छा आप अपना चेहरा तो आप मिरर पर देखते ही होंगे। तो मिरर पर आप जब चेहरा आप देखते होंगे तो आपका देखे होंगे आपका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों उसमें क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अच्छा, इसका मिरर रूप अगर हम बनाएंगे तो ये मिरर रूप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आप बोलोगे हाँ योगेश से तो ऐसा ही दिखाई देता है। चलिए ठीक, तो ये ऐसा ही दिखाई देता है। तो आप देखेंगे इसमें जब इसका मिरर इमेज बनता है और मिरर इमेज को उठाकर आप एक दूसरे के ऊपर लाकर रखोगे, तो आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये तो OH अलग अलग साइड हो गया, योगेश बोलोगे। हाँ ठीक, अलग अलग हो रहा है। तो इसी को हम बोल रहे हैं OH इसमें आपको दिख रहा है कहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जबकि पहले वाले केस में जिसको हम वस्तु के रूप में ले रहे हैं इसमें आपका राइट साइड है। तो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं हो पाया। प्रतिबिंब रूप तो बना रहा है, मिरर इमेज बना रहा है, लेकिन सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं हो पाया। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इनांसियोमर। किसको, इसको क्या बोलेंगे, इनांसियोमर बोल देते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ ऐसा बात करें, जैसे कि इसमें मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ COOH और ये OH इधर लिया, ये हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, इसका कुछ एक और कंपाउंड के बारे में मैं डिस्कस करूँ, मिरर इमेज नहीं ले रहा हूँ। एक और कंपाउंड जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर OH ही रख देता हूँ, जैसे कि मिरर इमेज के टाइप से आप बात करोगे। तो अगर यहाँ पर मैं COH रखता हूँ
और यहाँ पर ये हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो अभी देखो ये दोनों में कोई मिरर वाला कॉन्सेप्ट तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन या ऐसे जोड़ा को हम क्या बोल देंगे, पूरा का पूरा ये जोड़ा को डायस्टीरियोमेरिक बोल देंगे, ये अप्रतिबिंब रूप हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे डायस्टेरियोमेरिक रूप होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हम पेंटोस शुगर में एक को हम अल्फा फॉर्म बोलते हैं और एक को हम बीटा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। किस में हम बात कर रहे हैं, तो चक्रीय संरचना में हम बात कर रहे हैं। चक्रीय संरचना में प्रत्येक पेंटोज के 2 चक्रीय डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म बन जाते हैं और इसको हम अल्फा रूप और बीटा रूप के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो अल्फ़ा बीटा हम देख रहे हैं ये क्या है, आपके मन में सवाल भी पैदा हो सकता है। तो फिर हम बोलते हैं यहाँ पर इनका विन्यास C1 पोजीशन पर भिन्न होगा और ऐसे कंडीशन को हम एनोमर भी बोलते हैं। एनोमर के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे अगर कुछ नया वीडियो डालूंगा। मैं बीएससी से रिलेटेड इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, आप मेरे को भी पता चले कि अब मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। चलिए देखते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए, तो इसका अल्फ़ा बीटा फॉर्म देखें, किसका, पेंटोज शुगर का, जो हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो फॉर्म हम बना रहे हैं C1 पोजीशन पर जो ओरिएंटेशन है, विन्यास है, उसी पर ये क्या दे रहा है, डिफरेंट पैदा कर रहा है। इसी को हम अल्फ़ा बीटा के रूप में जानते हैं। देखते हैं अल्फ़ा बीटा क्या होता है, मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ इसको। अच्छा, जब ये जली विलयन पर लेंगे हम इसको राइबोज शुगर को, तो मुक्त अवस्था में राइबोज हमेशा पायरेनोज संरचना में होती है। पायरेनोज याद रखिएगा 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर संयुक्त अवस्था में हम बात करेंगे तो ये बीटा रूप में होती है और ये फ्यूरेनोज फॉर्म पर होती है। याद रखिएगा ये 5 मेंबर्ड रिंग है। फ्यूरेनोज मतलब 5 मेंबर रिंग, पायरेनोज मतलब 6 मेंबर रिंग। चाहे हम राइबोज के बारे में बात करें, चाहे हम हेक्सोज शुगर के बारे में बात करें, कहीं पर भी बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या है। तो अल्फ़ा एनोमर एक हेमी एसिटल, जैसे कि हम देखें हेमी एसिटल चक्रीय संरचना है, हेमी एसिटल तो है, तो इसमें जो OH समूह होगा, ये C4 पोजीशन के जो CH2OH समूह होगा, उसके सापेक्ष में हम बात करेंगे तो विपरीत दिशा में होगी। जैसे एक तरफ मैं CH2OH लिखता हूँ, ये आपका C4 कंडीशन है, ठीक है। तो C1 कंडीशन पर जो OH होगा वो नीचे की साइड में होगा और ऊपर के साइड में H होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं नीचे में। जबकि बीटा एनोमर में जो हेमिसेटल समूह है, C4 का जो CH2OH समूह होगा उसके सापेक्ष में समान दिशा में होगा। तो बीटा एनोमर मतलब समान दिशा में OH और अल्फा एनोमर मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में OH समूह होगा। अभी इसी को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो राइबोज डीऑक्सीराइबोज जो दो हम शुगर देख रहे हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये पेंटोस शुगर है, दोनों याद रखिएगा। मुख्यतः संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में हम देखें कि ये फ्यूरेनेज रूप पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका फ्यूरेनेज फॉर्म जो संरचना है हम उसको निम्न प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। ये बीटा रूप में होता है, मैं ऊपर बोला हूँ, और बीटा रूप में हम देखें कि संयुक्त अवस्था में बीटा रूप होता है और फ्यूरेनेज फॉर्म पर होता है। बीटा में हम OH समूह को दोनों को हम सेम डायरेक्शन में रखते हैं। सेम डायरेक्शन में कैसे है तो देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये पहला वाला स्ट्रक्चर आपको क्या दिखा रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये डीऑक्सी जो कंडीशन है वो कहाँ पर है, तो ये बोला गया है कि दूसरा नंबर पर है, ठीक है। कहाँ पर है योगेश, तो दूसरा नंबर पर है। ये आपका पहला नंबर, जैसे नंबरिंग किया हूँ देख रहे हैं आप, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, और ये आपका 5वां कार्बन होगा, ठीक है। रिंग में हम 5वां नंबर इसको भी दे सकते हैं। 5 मेंबर रिंग हो रहा है, ठीक है। आपको देख रहे हैं 5 मेंबर रिंग, रिंग में 5 सदस्य है, जिसमें से एक सदस्य ऑक्सीजन है और 4 जो मेंबर है वो कार्बन से है, ठीक है। तो दूसरा नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। अच्छा, ये राइबोज साइड में आपको देखो, ये C2 पोजीशन, ये आपका पहला पोजीशन, ये आपका दूसरा पोजीशन। दूसरा पोजीशन पर ऑक्सीजन उपस्थित है OH, ठीक है। तो ये हो गया राइबोज शुगर, और दूसरे नंबर पर ये वाले कंडीशन में OH नहीं है, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। बाकी स्ट्रक्चर सेम है दोनों का,
अच्छा, जो अल्फ़ा और बीटा एनोमर हम बोल रहे थे, C4 पोजीशन में जो CH2OH समूह होगा और C1 पर जो OH समूह होगा, यदि वो सेम डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम बोल देते हैं बीटा ग्रुप, बीटा एनोमर बोलते हैं। और अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में रहता तो हम उसको अल्फ़ा एनोमर बोलते। तो दोनों में हम वही बात कर रहे हैं। ये आपका चौथा कार्बन है, C4 है, ये यहाँ पर CH2OH और यहाँ का OH सेम डायरेक्शन में है, ये बीटा है। दोनों राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों। अगर इसको हम अल्फ़ा एनोमर बनाते तो अल्फ़ा एनोमर कैसे होता, तो अल्फ़ा एनोमर हम कुछ इस प्रकार से बनाते। जैसे कि ये आपका अल्फ़ा एनोमर हम बना रहे हैं, तो राइबोज शुगर को आप, पेंटोज राइबोज शुगर को आप जब बनाओगे तो आप कुछ इसी प्रकार से बनाओगे। ठीक है, ये आपका पेंटोज राइबोज शुगर के लिए जो 5 आप देख रहे हैं वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक तो CH2OH जो होगा वो आपको यहीं पर ही रखना है, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको, जैसे कि मैं हाइड्रोजन को इधर रखा और OH को इधर रख देता हूँ, बाकी इसमें तो OH यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका OH रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये मैं क्या बनाया हूँ, राइबोज शुगर बनाया हूँ। अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को हटाता तो ये डीऑक्सीराइबोज होता। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो इसमें आप ध्यान से देखो तो मैं क्या किया हूँ, इस बार केस में यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH2OH है, मतलब जो OH समूह है नीचे कर दिया। दोनों का जो ओरिएंटेशन है, विन्यास है, एक में आप देख रहे हैं अप साइड है, एक में आपका डाउन साइड है। तो ये आपका कौन सा रूप होगा, अल्फ़ा एनोमर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में हो गया। ठीक है, ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो इतना सफिशियंट है। आप स्ट्रक्चर बताओगे वहाँ पर और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो आराम से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अगला स्ट्रक्चर कौन सा बताने वाला है योगेश, तो हम देखेंगे अब सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज, ठीक है, इसको हम इक्षु शर्करा, या तो इक्षु मतलब आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, शुगर केन को बोलते हैं। तो इंग्लिश में अगर इसको बोलना चाहोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुगर केन का स्ट्रक्चर। ठीक है, शुगर केन का स्ट्रक्चर, जिसको आप सामान्य भाषा में चीनी भी बोलते हैं, शक्कर जो दुकान से खरीद कर खाते हैं, उसी को ही बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इसका जो आणविक स्ट्रक्चर होगा या अणु भार के बारे में अगर बात करोगे, अणु सूत्र तो अणु सूत्र हम इस प्रकार से देते हैं, C12 H22 और O11, ये इसका अणु सूत्र है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये क्या क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, शुगर या सुक्रोज जो है ये डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। अच्छा, ये डाइसेकेराइड क्या है, तो अगर नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट और इसका क्लासिफिकेशन समझाया हूँ। वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज अवशेष होता है। यहाँ पर ये 1,5 ऑक्साइड संरचना बनाती है और ये पायरोनोज संरचना होती है। पायरोनोज याद रखिएगा, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ग्लूकोज पायरोनोज, ग्लूकोज का पायरोनोज रिंग होगा एक। ठीक है, दूसरा इसमें बीटा फ्रक्टोज होगा और ये 1,4 ऑक्साइड फ्यूरानोज संरचना होती है। एक इसमें पायरोनोज संरचना है, एक इसमें दूसरा इसमें फ्यूरानोज संरचना होती है। तो यहाँ पर 2 सेकेराइड मिलेगा, दो मोनोसेकेराइड का यूनिट मिलता है इसमें। अच्छा, ये दोनों यूनिट कैसे जुड़ता है, तो इसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, इससे ये आपस में बंधा होता है। तो इसमें जो 1,2 ग्लाइकोसिडिक संरचना देख रहे हैं, ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक संरचना आप इसमें देखोगे तो ये आपका पहला नंबर, ठीक है, ये 1 हो गया। और दूसरे यूनिट जो फ्रक्टोज यूनिट है इसमें आप देखते हैं तो ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, इसलिए इसको 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक संरचना बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोला जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो 2 मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के थ्रू, इथरीय बॉन्ड बोल सकते हो, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सुक्रोज में हम 2 यूनिट के बारे में डिस्कस किए, पहला एक ग्लूकोज यूनिट होता है और दूसरा फ्रक्टोज यूनिट होता है। अच्छा, इसका फिशर
फिशर प्रक्षेप के माध्यम से इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। मेनली आपको हावर्थ प्रक्षेप ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कोई इशू नहीं है। वीडियो पूरा आराम से देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। हेवर्थ के अनुसार से, हेवर्थ प्रक्षेप के अनुसार से अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा जो पायरोनोज स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, और दूसरा इसका बीटा फॉर्म डी फ्रक्टोज होगा जो फ्यूरेनाइड फॉर्म पर रहेगा। ठीक है, पायरेनोज मतलब क्या हो रहा है, ये 6 मेंबर हो रहा है और ये आपका 5 मेंबर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो नीचे में। ठीक है, ये आप जो पहला फॉर्म आप देख रहे हैं ये है आपका ग्लूकोज का संरचना। ठीक है, ये आप इतना को आप क्या बोल सकते हो, ग्लूकोज का संरचना बोल सकते हो। अच्छा, इसमें जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं जो बच गया वो है फ्रक्टोज का पार्ट, नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से लेना होता है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग हो रहा है। ये आपका पहला यूनिट होगा, पहला कार्बन होगा, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा कार्बन होगा, ये आपका 5वां कार्बन होगा और ये आपका 6वां। हेक्सोस शुगर, ग्लूकोज को आप हेक्सोस शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 6 कार्बन से बना होता है। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन से ये क्या रहता है, ये ऑक्सीजन इसका 6 मेंबर बनाता है रिंग का। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको मैं हटा दूँ, इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ, तो यहाँ पर ये OH लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं यहाँ पर बीच में, ये OH यहाँ पर रहेगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया इधर का भाग। ठीक है, ये वाला भाग ग्लूकोज बन रहा है। अच्छा, इधर का भाग आप देख रहे हैं तो ये क्या बनेगा, अब ये इधर का ग्लूकोज है, यहाँ फ्रक्टोज है, यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये बीच में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसका है, ये ऑक्सीजन है ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे सेपरेटली, तो सेपरेटली हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि ये ग्लूकोज जो होता है वो पायरेनोज फॉर्म पर रहता है, 6 मेंबर कंडीशन पर रहेगा, 6 मेंबर रिंग, और फ्रक्टोज जो होता है 5 मेंबर रिंग पर होता है। और आपस में ये कहाँ पर जुड़ा रहता है, 6 और 4 कंडीशन पर जुड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या बोले, 1 2 दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर, 4 नंबर नहीं, दूसरा नंबर, ये आपका क्या होगा, ये दूसरा नंबर का कार्बन होगा। ठीक है, इधर भी देख रहे हैं आप CH2OH दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैं। ये CH2OH, ये इसका क्या है, ये लास्ट वाला है, ये आपका पहला कार्बन होगा, ये आपका दूसरा कार्बन होगा। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये सुक्रोज बना लेता है। तो हम देखें, क्या देखें, सुक्रोज में, सुक्रोज ये डाइमर होता है, मतलब डाइसेकेराइड होता है, जिसमें 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे अगला स्ट्रक्चर कौन सा समझाने वाले हैं योगेश, तो हम बात करेंगे, अब मैं बता दूं आपको। अब अगला स्ट्रक्चर है माल्टोज का। माल्टोज की संरचना को हम देखेंगे। अच्छा, सुक्रोज का अणुसूत्र और माल्टोज का अणुसूत्र तो एक जैसा दिख रहा है योगेश, आप बोल भी सकते हैं, तो अणुसूत्र सेम होता है, मतलब ये भी डाइसेकेराइड है। आप सही समझ रहे हैं, माल्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड है। और इसमें खास बात ये है कि ये जो डाइसेकेराइड है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज का ही है, मतलब ग्लूकोज का 2 यूनिट आपको मिलने वाला है जब इसका हाइड्रोलिसिस आप करोगे। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टोज का, तो अपने को ग्लूकोज का 2 यूनिट दिखाई देगा। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज के बारे में आप बोल रहे हो योगेश, तो ये कैसा होता है ग्लूकोज, इसका बाउंडेशन क्या होता है, अब आपके मन में सवाल आएगा। चले देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ठीक है, अतः ये क्या है, डाइसेकेराइड होता है। और ग्लूकोज का जो 2 यूनिट है, 2 इकाई है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अच्छा, फ्रक्टोज में तो आप 1,2 बोले थे, हाँ, तो वहाँ पर देखेंगे फ्रक्टोज में जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। उससे एक रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, याद रखना उसका बॉन्डेशन का प्रक्रिया को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, जिसमें अगर हम बोलेंगे माल्टोज को तो 4O अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल
और ग्लूकोपाइरेनोज होता है। मतलब दोनों ही क्या है, यहाँ पर पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाएगा, 6 मेंबर रिंग होगा दोनों। अच्छा, इसका फिशर प्रक्षेप के माध्यम से आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक आपका अपचयी ग्रुप बन रहा है, एक आपका अनअपचयी ग्रुप बन रहा है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा सबको, अपचयी ग्रुप और अनअपचयी ग्रुप क्या होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये सब काम आएगा धीरे धीरे, अभी आप स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, तो फिशर प्रक्षेप के माध्यम से आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिशर प्रक्षेप के माध्यम से आप ग्लूकोज का अगर संरचना के बारे में स्टडी करना चाहोगे तो इसका संरचना कुछ ऐसा होता है, CH2OH, ये मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, OH और OH, 3 OH को मैं कंटिन्यू एक साथ रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन रखूँगा, उसके बाद फिर से OH रखूँगा। अब यहाँ पर है, अब इधर देखो, जहाँ पर OH है वहाँ हाइड्रोजन लगाओ, इसमें हाइड्रोजन है तो यहाँ पर मैं OH लगाऊंगा, यहाँ फिर से OH है तो हाइड्रोजन लगाऊंगा, और ऊपर में आप कर देंगे CHO। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका CH2OH, फिर मैं क्या किया हूँ OH, और यही O आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा, ये वाला जो O है, OH है, ये आपका क्या कर लिया है, यहाँ पर चक्रीय संरचना में, चक्रीय संरचना जब इसका हम देखते हैं तो उसमें बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। कौन सा वाला O, ये वाला O। ठीक है, उसके बाद फिर से आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो O देख रहे हैं हम, इसको मैं अलग कलर बना देता हूँ। ये वाला जो O देख रहे हो आप, ये वाला O कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये वाला O अब क्या है, नीला रंग में मैं कर देता हूँ, ये अगला यूनिट के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर का कार्बन होगा, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सोच रहे होंगे चुपके चुपके। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये 1 2 और ये 3 4। अब अभी देखें ना, 1 और 4। ठीक है, तो ये चौथा नंबर। ठीक है, ये दूसरे यूनिट के साथ बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, फिर OH है, OH है। ठीक है, फिर ये CHOH। ठीक है, तो यहाँ पर का जो हाइड्रोजन है वो तो बचा है ना भाई साहब, तो ये चला गया कहाँ पर, यहाँ पर, ये बन गया CHOH। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चक्रीय संरचना का निर्माण किया है, कौन, ग्लूकोज का एक यूनिट। और ऐसा ही यूनिट हम 2 यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका पहला यूनिट और ये आपका दूसरा यूनिट। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो दूसरा यूनिट है उसका पहला कार्बन, मतलब ये वाला, 1 मिनट, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या कर दिया है, अगला यूनिट, दूसरा यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड बना रहा है। दूसरा यूनिट में देखो जो मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन, जो पहला कार्बन है, ये आपका हो गया पहला कार्बन, और ये आपका है चौथा कार्बन। इसलिए ये क्या बनाया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक। अब इसका जो हावर प्रक्षेप फार्मूला के माध्यम से अगर देखना चाहोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बता सकते हो। ठीक है, अभी अब क्लियरली आपको समझ में आएगा, इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये आप देख रहे हैं ऊपर में, इसको देख के डरना नहीं है, इसको मैं पूरा का पूरा खोल दिया हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, ये CH2OH है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, CH2OH है, बाकी पूरा का पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसा ही है। ये पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर, चौथा नंबर कार्बन, ये आपका देख रहे हैं, ये पहला, जो दूसरा यूनिट हम वहाँ पर बात कर रहे थे ऊपर वाला में, और ये आपका पहला वाला यूनिट। ठीक है, तो ये वैसा ही है 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोल रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर ये सब आप जानते ही हैं। अल्फा एनोमर क्या बोलते हैं, CH2OH और OH ग्रुप दोनों डिफरेंट साइड में हो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो CH2OH कहाँ पर है, CH2OH ऊपर साइड में है, और यहाँ पर जो OH है वो नीचे साइड में है। ऑक्सीजन नीचे है ना भाई साहब, ठीक है, तो OH नीचे साइड में है, तो ये डिफरेंट साइड में हुआ, अल्फा एनोमर हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर CH2OH ये ऊपर साइड में है, यहाँ पर OH जो पहला पोजीशन का वो नीचे साइड में, इसलिए दोनों को ही बोला गया है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए अगला स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, आप सबको बराबर से समझ के ही जाइएगा, तब पेपर में कोई सा भी कोई स्ट्रक्चर पूछे आप समझ में आएगा। लैक्टोज की संरचना, फिर से आपको अणु सूत्र वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे हम डिस्कस किए। अब आप समझ गए हैं, फिर से हम डाइसेकेराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना।
इसमें ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसमें एक यूनिट गैलेक्टोज का होगा और एक यूनिट ग्लूकोज का होगा। फिर से अगला टाइप का आ रहा है। हम सुक्रोज में बात किए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर माल्टोज गए 2 मोल ग्लूकोज ले लिए, इस बार आए लैक्टोज। इसमें ग्लूकोज होगा और गैलेक्टोज होगा। लैक्टोज कहाँ पर होता है सबको पता होगा, दूध सब कोई पिए होंगे, है ना। तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है अभी देखने वाले हैं हम। तो लैक्टोज में क्या क्या है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधा होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये लैक्टोज एक बीटा ग्लाइकोसाइड है, तो दूसरा जो कि 2 मोनोसेकेराइड इकाई जो D प्लस ग्लूकोज और D प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि अगर फिशर प्रक्षेप के माध्यम से अगर देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा होता है। मैं सीधा हावत प्रोजेक्शन पर चलता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है। ठीक है, तो इसका जो संरचना की दृष्टि से लैक्टोज का उपयुक्त नाम अगर देखा जाए तो 4O, 4 मतलब फिर से C4 बोल रहा है। ठीक है, याद रखना C4 का ऑक्सीजन यूज कर रहा है ये। और बीटा D ग्लैक्टोपाइरेनोसिल मतलब 6 मेंबर होगा, और D ग्लूकोपाइरेनोज होता है। ठीक है, तो दोनों ही पाइरेनोज स्ट्रक्चर है, मतलब 6 मेंबर रिंग वाला है, तो दोनों का 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। और बोला गया है कि 4O कंडीशन, ठीक है, बीटा फॉर्म। तो आप ध्यान रखिएगा बीटा फॉर्म कहाँ पर तो बीटा फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर CH2OH और उसी साइड में आपका OH। ठीक है, उसी साइड में OH। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो OH और CH2OH बीटा फॉर्म, दोनों ही बीटा बीटा में, बीटा मतलब सेम साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो बाउंडेशन होगा। अब यहाँ पर एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका गैलेक्टोज है। ठीक है, तो गैलेक्टोज कौन सा, तो ये आपका गैलेक्टोज है, ये वाला गैलेक्टोज, और ये आपका ग्लूकोज होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखिए, ओरिएंटेशन देखिए, OH OH सेम साइड में। यहाँ पर OH जैसे कि ग्लूकोज में हम नॉर्मल ग्लूकोज में देखते हैं तो नीचे में आ जाता है। ठीक है, अल्फा फॉर्म में, OH ऊपर साइड में। ठीक है, तो OH ऊपर हो गया, ये नीचे, फिर ऊपर नीचे, ये इस प्रकार से ये हो गया गैलेक्टोज, और ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप देखिएगा, इसको याद रखिएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, और दोनों सेम साइड में, OH OH मतलब जो ये बाउंडेशन है वो सेम साइड में रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को, हो सकता है आप जिस बुक से पढ़ना चाहेंगे, तो हो सकता है कि मैं गलत आपको दिखूं, लेकिन गलत नहीं रहूँगा वहाँ पर। होगा क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको क्या कर देगा, ये उलट के बना देगा। उलट के बना देगा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो CH2OH है, देखिएगा बुक में ये ऊपर साइड में यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, कहाँ पर, इधर कहीं पर होगा CH2OH। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ना, वो एक के ऊपर एक के नीचे में रहेगा। जैसे ये आपका एक यूनिट यहाँ पर है, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका मान लेते हैं गैलेक्टोज है, तो एक यूनिट को यहाँ पर बना के रखेगा वो ऐसे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ऐसे ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो आपको लगेगा एक का ऊपर और एक का नीचे। ठीक है, तो ऐसा जोड़ा हुआ है, और मैं जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो उसमें सेम साइड दिख रहा है, ऐसा फील होगा आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं इसी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया हूँ, उलट दिया हूँ, ताकि आपको समझने में ईजी हो, आसान हो। ठीक है, तो आप ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर कुछ हम हट के लेते हैं, और ये है स्टार्च की संरचना। अब यहाँ पर देखोगे तो अणुसूत्र बदल चुका है, और इसमें आप देख रहे हैं C6H10O5, और ये इसका रिपीटिंग यूनिट अब मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं स्टार्च, और इसी को हम बोलते हैं सेलुलोज। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। चलिए, ठीक। स्टार्च जैसे कि मैं भी बोला, ये क्या है, एक प्रकार, ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे मोनोमर यूनिट होंगे, मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड होगा। एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड का रिपीटिंग यूनिट होता है। जब हम पॉलीमर के बारे में बात करेंगे तो स्टार्च का जल अपघटन करने पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज 6 मेंबर रिंग मतलब ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा फॉर्म पर मिलने वाला है। अल्फा फॉर्म क्या है आपको पता है। ठीक
ठीक है। हावर्थ और उसके सहयोगी हैं, उसके अनुसार से स्टार्च के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया था जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज इकाई आपस में श्रृंखलित होते हैं, ऐसा बताया था इसके द्वारा, हावर्थ के द्वारा, ठीक है। और ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती है एक दूसरे से चौथे नंबर के कार्बन के ऑक्सीजन, ठीक है, उस परमाणु के द्वारा जुड़ी होती है। और ऐसा माना जाता है कि स्टार्च के एक अणु के बनने में ग्लूकोज के 28 अणु भाग लेते हैं। स्टार्च का एक अणु, ग्लूकोज के 28 अणु, ठीक है। मतलब एक अणु बनाने में ग्लूकोज के 28 अणु भाग लेंगे। 28 ग्लूकोज बराबर एक स्टार्च, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके अनुसार से स्टार्च का जो अणु भार होता है वो 5000 के लगभग होता है। इसमें एक खास स्ट्रक्चर होता है स्टार्च में। स्टार्च दो प्रकार के अणु से बना होता है, एक को हम बोलते हैं एमाइलोज और दूसरा इसका यह भाग होता है एमाइलोपेक्टिन। दोनों एक खास स्ट्रक्चर मतलब खास प्रकार से बाउंडेशन रखता है, बंध का जो प्रकृति है वो खास होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग यूनिट बोल रहे हैं। लेकिन बंध बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण से ही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर का जो बंध होता है वो सेम टाइप का होता है। कैसे, उसको देखते हैं। अच्छा, जो एमाइलेज होता है वो ग्लूकोज अणु की एक रेखीय श्रृंखला होती है। एमाइलोज मतलब ये रेखीय श्रृंखला मान के चलो, ठीक है। जबकि एमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज अणुओं की एक शाखित श्रृंखला होती है। अब यहीं से मान लेते हैं ऐसे निकल गया, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एमाइलोज है और ये भी आपका एमाइलोज है। लेकिन जब इसमें जब ये बॉन्ड बन जाता है कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को छोटा छोटा भाग को हम क्या बोल देंगे, एमाइलोज यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये बॉन्ड बनाने की जो प्रकृति है वो अलग पोजीशन पर बना रहा है तो एमाइलोपेक्टिन हो गया, और रेगुलर बन रहा है वो एमाइलोज हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पर हम बनाना चाहेंगे तो ये आपका अलग अलग इस प्रकार से ये आपका एमाइलोज हो रहा है, और इसी में एक इस प्रकार से हम बना देते हैं। इसको मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका स्टार्च का। क्लियर हो गया। चलिए इसी को समझते हैं। हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। एमाइलोज ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म, याद रखिएगा इसको। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका CH2OH है, डरना नहीं, यहाँ पर ये CH2 है, CH2OH, ठीक है। ये टोटल आपको बना रहा है CH2OH ऊपर साइड में, और यहाँ पर OH है नीचे साइड में, अल्फा फॉर्म सेम साइड में बीटा, ठीक है, उल्टा हो गया अल्फा फॉर्म। और इसी का हम रिपीटिंग यूनिट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, ये आपका तीसरा नंबर, ये आपका चौथा नंबर। पहला नंबर से भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और चौथा नंबर से भी बॉन्ड बना रहा है। 1,4 अल्फा फॉर्म है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका क्या हो गया, एमाइलोज यूनिट है। ऐसे ही लंबा चलते जाएगा, जिसको मैं अभी कुछ देर पहले इसी को मैं क्या बोला हूँ, ये आपका बन गया एमाइलोज, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये एमाइलोज है, ये जो लंबा स्ट्रक्चर बना है ये एमाइलोज, ठीक है। अभी इसमें देखो आप यहाँ पर जो CH2 मैं जो बोल रहा था, CH2OH, ठीक है, ये OH वहाँ से क्या कर रहा है, इसका जो C1 है, C1 ये क्या कर रहा है, 1 और 6 पोजीशन पर ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1,6 पोजीशन, या इसको आप कंटिन्यू में लोगे तो 1,5 पोजीशन चला जाएगा, 4, अच्छा ठीक है, 6 बॉन्ड ही। तो ये 1,6 पोजीशन पर ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, एमाइलोपेक्टिन बन रहा है। जिसको मैं बताया था यहाँ पर, क्या बताया था कि ये जो लंबी श्रृंखला है वहीं से एक क्या बन रहा है, साइड चेन निकल रहा है, तो ये आपका बन गया एमाइलोपेक्टिन। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टार्च, ठीक है। क्लियर हुआ। एक लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, सेलुलोज। इसका भी अगर अणुसूत्र देखा जाए तो अणुसूत्र में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वही होता है जैसे हम स्टार्च में बात किए।
सेलुलोज आप सबको पता होगा ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये प्लांट सेल पर पाया जाता है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब पाया जाता है, एज यूजुअल जैसा होता है। लिखने का ढंग बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सेलुलोज एक रेखीय बहुलक होता है, जबकि स्टार्च में हम देखें तो ये ब्रांच ड पॉलीमर होता है, ठीक है। ग्लूकोज इकाई से ही बना होता है जैसे ये बना होता है, लेकिन इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। स्टार्च में आप देखें अल्फा 1,4 होता है, सेलुलोज में होगा बीटा 1,4, ठीक है। सेलुलोज में मजबूत आंतर आणविक और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं जो इसको यांत्रिक शक्ति और लचीलापन भी प्रदान करता है, जैसे कि मैं बताया कि प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज का जो 70% भाग होता है वो क्रिस्टली होता है, जो इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहायक रचना है। ये रासायनिक क्रिया के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होती है, आसानी से क्रिया नहीं कर सकता, और इसका हाइड्रोलाइजेशन भी आसानी से नहीं कर पाते, मतलब इसको तोड़ नहीं पाओगे आसानी से, ठीक है। क्रिस्टली क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण से इसका 3D संरचना भी बन जाता है। अच्छा, सेलुलोज का फाइबर देखोगे, हमेशा सेलुलोज को फाइबर के रूप में ही जानते हैं, तो सेलुलोज का फाइबर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि ये इस प्रकार से होता है। इसका इस केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या है, ये आपका 1 यूनिट ग्लूकोज है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। ये 1 यूनिट ग्लूकोज हुआ। अब इसमें बीटा फॉर्म बोला गया है, बीटा मतलब OH सेम साइड होगा, ये OH देखो ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ये आपका बन गया OH और यहाँ का OH, ठीक है। ये ग्लूकोज का यूनिट इतना OH, वैसे ही आपको पूरा का पूरा इस सब में दिखाई देने वाला है। ये 1,4 करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इसका रिपीटिंग यूनिट यहाँ पर मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेलुलोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक यूनिट को आप रिपीटिंग करते हुए चले जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये लास्ट में, इसको आप ध्यान से देखिए और यहाँ से इसको ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा, तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि योगेश और कुछ स्ट्रक्चर बताने वाले हो, तो अब बस इतना में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम देख लिए। हावर्थ प्रक्षेप मतलब रिंग स्ट्रक्चर में बनाना है, और फिशर प्रक्षेप में आपको लीनियर टाइप से रिंग बनाना है, ठीक है। एक के नीचे करते हुए आप फिशर प्रक्षेप में समझाना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका जो नोट्स का PDF लिंक चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा होगा तो अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा, और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए आपको वहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।